दोस्तों, कहानी की शुरुआत 1990 से होती है, जब डोंग ह्योन की माँ उसे स्कूल छोड़ने आती है, लेकिन वो अपनी माँ के साथ ही जाने की जिद करता है। तो मजबूरी में आकर उसकी माँ को उसे पकड़कर स्कूल ले जाना पड़ता है और स्कूल से छोड़कर आने के बाद वो अपनी कार में बैठकर रो पड़ती है। इसके बाद डोंग की क्लास में रोल कॉल शुरू हुआ। जब उसका नाम आया तो टीचर ने उसे पूछा, डोंग ह्योन, ये कैसा नाम है? ये सुनकर उसने सिर झुका लिया, जैसे अपने नाम से बचने की कोशिश कर रहा हो, और उसकी उपस्थिति ही अब एक अनकहा सवाल बन चुकी है। इसके बाद अगले सीन में दोपहर के समय लंच रूम बच्चों की हंसी ठिठोली से गूंज रहा है। हर कोई अपने ग्रुप के साथ मजे में है। लेकिन जब डोंग ने अपने टिफिन को धीरे धीरे खोला तो उसके पास बैठे बच्चों ने उसे गौर से देखा और फिर नाक सिकोड़ने लगे। मगर उनकी बातें, उनकी हंसी, सब कुछ उस खाने के स्वाद से ज्यादा उसकी जड़ों पर तंज कर रहे थे। तो उसने अपने खाने को डस्टबिन में फेंक दिया, क्योंकि उस दिन के खाने में स्वाद नहीं बल्कि शर्म और अकेलापन घुल गया था। इधर दूसरे सीन में कई मील दूर एक फैक्ट्री में मशीनों की तेज आवाज के बीच काम चल रहा है। वहां पर सोयोंग मशीन और लोगों के बीच खुद को ढालने की कोशिश कर रही है। उसके आसपास मजाक कर रहे पुरुषों की आवाज, उनकी निगाहें, उनके इशारे उसे असहज कर रहे हैं। और तभी एक सहकर्मी ने उसे छूने की कोशिश की तो उसकी आंखों में जो आग थी उसमें डर नहीं बल्कि आत्मसम्मान था, और उसने बोला, अगर अब की बार छुआ तो मार डालूंगी। अब शाम को जब स्कूल खत्म हुआ तो बच्चा अपने माता पिता के साथ घर की ओर बढ़ने लगे, लेकिन डोंग उदास कोने में बैठा अपनी माँ का इंतजार कर रहा है। जब सोह्योंग उसे लेने आई तो शिक्षक ने उसे एक सूची थमाई जिसमें कुछ नाम लिखे थे, और टीचर ने कहा, ये नाम शायद इस देश में डोंग ह्योन के लिए ज्यादा उपयुक्त हो। अब घर लौटते समय कार में डोंग ह्योन और सोयोंग में नाम को लेकर काफी बहस हुई, लेकिन वो जानती है कि ये जगह उनके लिए आसान नहीं है, न उसके लिए न उसके बेटे के लिए। वो कुछ पूछना चाहती है, कुछ जानना चाहती है, लेकिन शब्द गले में अटक जाते और डोंग ह्योन वो सिर्फ सिर हिला देता, जैसे अपनी बात कहने का हक हो चुका हो। अब एक ऐसी पहचान जो अब सवाल बन चुकी थी, वो ये थी कि अब मेरा बेटा डोंग ह्योन है या डेविड। इसके बाद रात का खाना खाते वक्त डोंग की आंखों में एक मासूम सी चमक थी, लेकिन उसके शब्दों में छिपी चाहत ने सोह्योंग के दिल को भीतर तक छू लिया। बेटे की मासूम से फरमाइश, माँ, कल से टिफिन में कुछ ऐसा देना जो कोरियन ना हो, ऐसा कुछ जो बाकी बच्चे भी खाते हो। सोह्योंग के हाथ एक पल को थम गए। बेटे की बात सुनकर उसकी सांस कुछ क्षण के लिए ठहर गई। दिल के किसी कोने में एक चुप्पी सी टीस उभर आई, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखकर उसने अपने आप को संभाल लिया। रात गहराने लगी। डोंग अपने बिस्तर में सिमटता जा रहा है और माँ की कहानियों में धीरे धीरे नींद की परतें चढ़ रही है। लेकिन तभी एक छोटा सा सवाल उस सन्नाटे को तोड़ गया। एक ऐसा सवाल जो सीधे सोह्योंग के सीने में उतर गया। बेटे ने जानना चाहा कि उसके पास सिर्फ माँ क्यों है, पापा कहाँ चले गए। सोह्योंग के होंठ सूख गए। कुछ शब्द कहे तो जरूर, लेकिन उसे एक मासूम क्यों का कोई उत्तर उसके पास नहीं था। बेटे की आंखों में देखती रही और बिना जवाब दिए उसके माथे पर एक प्यार का चुम्बन छोड़कर उसे सुला दिया। कमरे से बाहर निकलकर वो अकेली बैठ गई, उस रात की खामोशी में जहां सिर्फ उसके सांसों की आवाज है और दिल में एक भारीपन जो किसी को बताया नहीं जा सकता। अगले दिन की सुबह थोड़ी राहत लेकर आई। ऑफिस में उसे एक और कोरियन महिला मिली, जिसके साथ अपनी मातृभूमि की बातें करते हुए कुछ अपनापन महसूस हुआ। उस महिला ने उसे पारंपरिक कोरियन खाना भी खिलाया और कुछ समय के लिए सोयोंग को लगा जैसे कि वो फिर से अपने घर की रसोई में लौट आई हो। शाम होते होते डोंग ह्योन को सुलाने का समय आ गया तो फिर एक मासूम सवाल उसके सामने खड़ा हो गया। इस बार वो अपने रूप को लेकर उलझा हुआ है, जैसे वो अपने आसपास की दुनिया से खुद को अलग महसूस कर रहा हो। सोयोंग ने हमेशा की तरह उसे सहारा दिया, लेकिन उसके अंदर एक असहाय माँ की पीड़ा है जो हर दिन अपने बच्चे को समाज के सवालों से बचाने की कोशिश कर रही है। उसने अपने दिल की सारी ताकत समेटी, अपने बेटे की मासूमियत को थामते हुए उसे भरोसे का एहसास दिलाया। उस रात जब डोंग नींद की गोद में चला गया तो सोयोंग के चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान थी, एक माँ की वो मुस्कान जो हर दर्द छिपा लेती है, बस अपने बच्चे को दुनिया से लड़ने की ताकत देने के लिए।
अगले दिन स्कूल के मैदान में बच्चों की हंसी और शरारतें गूंज रही है, लेकिन डोंग कोने में खड़ा होकर बच्चों को देख रहा है। तभी वो बच्चों के करीब जाने की कोशिश करता है और एक बच्चा उसकी ओर देखता है, हंसते हुए उसे छूकर भाग जाता है। डोंग ह्योंग उसकी ओर दौड़ता है, मगर तभी एक और लड़का उसके चश्मे को झपट लेता है। हंसी की आवाजें तेज हो जाती है। बच्चे ताली बजाकर उसको राइस बॉय कहकर चढ़ाने लगते हैं। ये नाम उसकी पहचान पर करारी चोट है। डोंग ह्योन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद को रोक नहीं पाता और चश्मा वापस मांगता है, मगर उसका दर्द खेल बन गया है और बच्चे उसका चश्मा लेकर दौड़ने लगते हैं। हर ताना, हर हंसी एक घाव की तरह भीतर धंसती चली गई। गुस्से और बेबसी में वो एक छोटी बच्ची को धक्का दे बैठता है। इधर सीन बदलता है और स्कूल के ऑफिस में घबराहट और गुस्से का मिला जुला माहौल है। सोयांग बेटे के दर्द को अपनी आंखों में समेटे हुए सामने बैठी है। उसे पता है कि उसका बेटा गलत नहीं है, मगर सामने बैठे प्रिंसिपल की आंखों में वो समझ नहीं, जो माँ की आंखों में आंसू बनकर झलक रही है। सोयांग उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करती है कि वो बच्चे उसके बेटे के साथ रंग भेद कर रहे हैं, मगर प्रिंसिपल ने डोंग को सस्पेंड कर दिया। ये सुनकर उसके शब्द कपकपा रहे हैं, लेकिन वो अपने बेटे की पहचान और उसके अनदेखे दर्द, जिसे कोई सुनना नहीं चाहता, को लिए अपनी जगह पर डटी रही। इसके बाद वो अपने बेटे को लेकर कार में बैठती है और उसे बोलती है, मर्द केवल 3 मौकों पर होता है। एक बार जन्म लेते समय, दूसरी बार माँ की मौत में और तीसरी बार पिता की मौत पर। तुम ऐसे रोगे तो सब लोग तुमको ऐसे ही हराएंगे, समझे? और उसका चश्मा लाकर उसे ठीक कर देती है। यहाँ सीन बदलता है और हम साल 1999 में पहुंचते हैं। अब डोंग एक किशोर लड़का बन चुका है। उम्र के उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ मन में कई सवाल, उलझने और एक अनकही बेचैनी होती है। एक रात जब सब सो रहे होते हैं, उसकी माँ सोयांग उसके कमरे में जाती है और वहाँ उसे सिगरेट मिलती है। ये देखकर वो चौंक गई। उसके चेहरे पर गुस्से के साथ चिंता भी साफ झलक रही है। उसे यह एहसास होता है कि उसका बेटा उससे धीरे धीरे दूर होता जा रहा है और अब तो नशे की लत में भी पड़ गया है। वो डोंग पर चिल्ला उठती है, लेकिन उसके भीतर असल में डर और बेबसी होती है। डिनर के समय डोंग अचानक अपनी माँ से पूछता है, आप पापा के बारे में कुछ बताएंगी? सोयांग थोड़ी देर चुप रहती है, फिर थकी सी आवाज में कहती है, आज नहीं बेटा, बहुत थक गई हूँ। हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। तभी सोयांग का ऑफिस वाला दोस्त साइमन घर आ जाता है। डोंग को वो बिल्कुल पसंद नहीं। उसे देखते ही उसका चेहरा सख्त हो गया और वो गुस्से में डिनर टेबल से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। डिनर के बाद साइमन सोयांग से एक साथ रहने की बात करता है। वो चाहता है कि अब वो दोनों एक परिवार की तरह साथ रहे, लेकिन सोयांग कोई जवाब नहीं देती। शायद वो खुद भी असमंजस में है, या फिर उसे पता है कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। इधर एक सीन में डोंग अपने दोस्त के घर पर बैठकर नशा कर रहा होता है। उसकी आंखों में गुस्सा है, दिल में खालीपन और मन में कोई दर्द जो वो किसी से बांट नहीं सकता। उधर सोयांग डॉक्टर के पास गई होती है। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, आपको पैनक्रियाटिक कैंसर है और वो भी 4थी स्टेज का। ये कैंसर अब फेफड़ों और शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल चुका है। यह इसका इलाज संभव नहीं और कीमोथेरेपी भी उपलब्ध नहीं है। अब ये बीमारी जल्द ही जान ले लेगी। ये सुनकर सोयांग के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है, जैसे पूरा शरीर सुन्न पड़ गया हो। वो किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन रात में वो सारी बातें अपनी सबसे करीबी दोस्त को बताती है। उसकी दोस्त उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहती है, मेरी कजन की शादी एक डॉक्टर से हो रही है, वहां चलकर दिखा लेते हैं। अगले दिन नाश्ते के वक्त सोयांग धीरे से डोंग से पूछती है, साइमन के बारे में तुम क्या सोचते हो? फिर थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहती है, उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है, लेकिन मैंने तुम्हारी राय जाने बिना कोई जवाब नहीं दिया। बस जानना चाहती हूँ कि क्या तुम उसे हमारे साथ एक परिवार के रूप में देख सकते हो? डोंग का चेहरा भाव शून्य हो जाता है। वो ठंडे स्वर में कहता है, जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उठकर कहता है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। सोयांग उसके पीछे जाती है और कहती है, बेटा मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन डोंग मना कर देता है। इतनी बेरुखी सह पाना सोयांग के लिए मुश्किल हो जाता है। उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो डोंग को डांटती है और हल्की सी मार भी लगा देती है। माँ और बेटे के रिश्ते में तकरार आ जाती है। डोंग चुपचाप गुस्से से बाहर चला गया। सोयांग वहीं खड़ी रह गई, अंदर ही अंदर टूटती हुई।
थोड़ी देर बाद वो डांग को रोकती है और कांपती हुई आवाज में कहती है, बेटा मुझे पैनक्रियाटिक कैंसर है और ये बहुत ही गंभीर रूप से शरीर के अन्य भागों में फैल चुका है। डांग कुछ पल के लिए वही थम जाता है। उसकी आंखों में ना तो कोई आंसू होते हैं और ना ही कोई सवाल। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और शून्यता होती है। वो बिना कुछ कहे, बिना किसी को देखे आगे बढ़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर से कुछ टूट चुका हो, लेकिन वो उसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। जैसे ही वो सड़क पर पहुंचा, उसका दिल भर आता है। उसके भीतर का सारा दर्द आंखों के रास्ते बहने लगा। वो धीरे धीरे चलते हुए सिसकता है। वो अंदर से पूरी तरह बिखर चुका है। कुछ दिन बाद स्कूल में जब वो क्लास में बैठा होता है, तभी वो देखता है कि एक लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा है। डांग गुस्से में फूट पड़ता है। वो अपनी कॉपी उठाकर उस लड़के को जोर से मारता है और फिर बिना कुछ कहे क्लास से बाहर निकल गया। अब उसके अंदर का दर्द और गुस्सा बाहर आने लगे हैं। बरसों से जो भावनाएं दबी हुई थी, अब खुलकर सामने आने लगी है। थोड़े दिनों बाद डांग अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में जाता है। दूसरी ओर घर पर सोयोंग साइमन को एक पुरानी कहानी सुनाते हुए अपनी बीमारी के बारे में बताती है। साइमन ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें भर आती है। वो यांग से कहता है, हमें किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी बातों में सच्चा अपनापन और उम्मीद होती है। उधर पार्टी में एक लड़का जो शराब के नशे में होता है, डांग से उलझ जाता है और उसे बुरी तरह पीट देता है। अब कुछ समय बाद जब डांग घर लौटा तो सोयांग उसके जख्मों पर मलहम लगाती है। फिर वो डांग को साथ लेकर कोरिया लौटने का फैसला करती है और कहती है, चलो तुम्हें कुछ जरूरी लोगों से मिलवाना है। ये लोग और कोई नहीं बल्कि उसके पिता वानशिक के परिवार वाले होते हैं। वहां पहुंचकर यांग और डांग की मुलाकात वानशिक के भाई और उसकी माँ से हुई। सोयांग की सास उसे देखते ही सख्ती से वहां से जाने को कहती है। तभी उसका ससुर चेओल वहां जाते हैं और गंभीर आवाज में कहते हैं, घर आए मेहमान को ये लौटाना नहीं चाहिए, और दोनों को अंदर आने का इशारा करते हैं। अगले दिन चेओल डांग और सोयांग को अपने खेतों में लेकर जाते हैं। शांत वातावरण और दूर दूर तक फैली हरियाली के बीच वो यांग से पूछते हैं, क्या तुम बता सकती हो कि ऐसा क्या हुआ जिससे वानशिक ने अपनी जान ले ली? सोयांग थोड़ी देर के लिए चुप रहती है, फिर धीरे से कहा, वो बहुत बीमार थे। ये बोलते वक्त उसकी आवाज कांप रही है। फिर वो उनसे विनती करती है कि क्या आप मुझे उनकी अस्थियों के अवशेष दे सकते हैं? चेओल ने गंभीर और रोते हुए स्वर में जवाब दिया, मैंने तो उसकी अस्थियां इन्हीं पहाड़ों में जला दी थी। अगले दिन जब डांग और सोयांग विदा लेने के लिए तैयार होते हैं तो चेओल सोयांग और डांग को वानशिक की कुछ चीजें देते हैं। फिर वो डांग को गले लगा लेते हैं, जैसे कि बरसों की भावनाएं एक पल में बह निकली हो। रास्ते में तीनों रुकते हुए, नहाते और खाना खाते हुए सफर गुजारते हैं। इस वक्त थोड़ी देर के लिए जैसे जिंदगी सामान्य लगती है। फिर वही डांग अपने लंबे बाल काट देता है, जैसे पुरानी तकलीफों को पीछे छोड़ रहा हो। इसके बाद वह अपने चाचा के साथ हंसता खेलता है और उसका चेहरा पहली बार थोड़ी राहत से भर जाता है। कुछ और सफर के बाद आखिर में डांग और सोयांग वानशिक की कब्र तक पहुंचते हैं। शांत माहौल में जब हवा भी रुक सी जाती है, तब यांग कब्र के पास खड़े होकर गंभीर आवाज में कहती है, देखो ये डांग तुम्हारा बेटा कितना बड़ा हो गया है। दोनों सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं और कुछ देर बाद सोयांग एक लंबी चीख के साथ रो पड़ती है और उसका दर्द पूरी घाटी में गूंज उठता है। वो कब्र को गले लगाती है, जैसे अपने खोए हुए प्यार को आखिरी बार महसूस करना चाहती हो। फिर वो डांग को गले लगाती है और कहती है, चलो बेटा अब घर चले। यहीं पर यह सफर खत्म होता है, जिसमें एक कहानी है, एक टूटे हुए परिवार की, एक माँ की अधूरी मोहब्बत की और एक बेटे की उस दर्द की, जो धीरे धीरे समझने लगा है कि बड़ों की खामोशी के पीछे कितनी गहराई होती है। दोस्तों, फिल्म का सबसे भावुक संदेश यही है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो, परिवार का साथ और प्यार ही सबसे बड़ा सहारा है। अंत में जब माँ बेटा एक दूसरे को गले लगाते हैं तो लगता है जैसे सारी दूरियां मिट गई हो और उनका रिश्ता और मजबूत हो गया है। इसके अलावा ये फिल्म हमें ये भी सिखाती है कि अपनी असल पहचान को अपनाना, अपने अतीत और संस्कृति को स्वीकारना ही सच्ची शांति और आत्म स्वीकृति की ओर ले जाती है।
राइस बॉय स्लीप्स का मतलब सिर्फ बाहरी दुनिया के नजरिए को नकारना नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को अपनाना भी है। ये एक ऐसी फिल्म है जो दर्द, संघर्ष और प्यार की गहराई को छूती है और ये याद दिलाती है कि अपनी जड़ें और अपनों का अपनापन ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही कहानियां रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।